This is second part of the chapter Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इस चैप्टर के फर्स्ट 4 पेजेस समझा चुकी हूँ एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नेक्स्ट 5 पेजेस. We will start from factors of soil formation. कि सॉयल फॉर्मेशन के लिए जब मिट्टी बनती है तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं. लेट अस स्टार्ट. द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉयल फॉर्मेशन. फॉर्मेशन का मतलब याद रखिए, इसका मतलब होता है निर्माण, और थोड़ा इजी लैंग्वेज में कहेंगे बनना, मिट्टी का बनना. आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक. जो पेरेंट रॉक होती है यानी कि जहां से टूटने शुरू हुए पीसेस, और जो क्लाइमेट फैक्टर्स होते हैं, जो हमारी जलवायु होती है, वो इसके मेन कारण होते हैं. अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. का रोल कैसा, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका रोल होता है इसमें. टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉयल फॉर्मेशन. और सॉयल के बनने में कितना टाइम लगता है, ये दूसरे फैक्टर्स हैं. ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और ये चीजें एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग होती हैं. हम इस फिगर के द्वारा ये समझते हैं. यहां आप देखेंगे कि नंबर 1 पर ये आएगा पेरेंट रॉक डिटरमाइंस कलर, कि जहां से ये छोटे पत्थर टूटने शुरू हुए हैं उसका कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं उसमें, मिनरल्स कैसे हैं, कंटेंट कैसा है, और परमिएबिलिटी क्या है यानी कि उसमें से पानी का छन के निकलना वो कैसा है, कितना एब्जॉर्ब करता है वो. सेकंड है ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, यानी कि उस चट्टान की ऊंचाई कितनी है. एंड स्लोप, और ढलान कैसा है, डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल. इससे ये डिसाइड होता है कि मिट्टी कितनी एक्यूमुलेट होगी. एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठे होना. नेक्स्ट है फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आप जानते हैं कि फ्लोरा का मतलब वेजिटेशन होता है, प्लांट्स होता है, और फौना का मतलब एनिमल्स होता है, इसीलिए फ्लोरा एंड फौना एक वर्ड यूज होता है. एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं. अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन. आप जानते हैं कि मिट्टी में जो कालापन आता है वो ह्यूमस की वजह से आता है. तो ये तीनों चीजें, ह्यूमस कितना होगा ये डिसाइड करती हैं. नेक्स्ट है क्लाइमेट. वहाँ की जलवायु कैसी है, यानी कि हॉट है, बहुत ज़्यादा रेन होती है, या बारिश होती नहीं बिल्कुल भी. तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ये सब क्लाइमेट कहलाते हैं. वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, ये सब चीज़ें क्लाइमेट में आती है. आप ये समझ लीजिए, किसी जगह का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आप जम्मू कश्मीर में जाइए, कश्मीर में कम मिलेगा, राजस्थान में जाइए ज़्यादा मिलेगा. तो किस जगह का टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल इन्फ्लुएंस, और बारिश कितनी होती है वहां पर. रेट ऑफ विदरिंग. विदरिंग का मतलब होता है चट्टान का टूटना, उसका रेट कितना है. रेट से मतलब यहाँ पर है वो जल्दी जल्दी टूट रही है, उसकी स्पीड ज्यादा है या कम है. यहाँ रेट से मतलब स्पीड से है. एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, और ह्यूमस कितना बनता है, कैसे बनता है. फिर है टाइम. डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉयल प्रोफाइल. कितना टाइम लगता है मिट्टी बनने में, इससे उसकी थिकनेस का पता चलता है कितनी मोटाई है उसकी. डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल एंड कंजर्वेशन मेजर्स. डिग्रेडेशन वर्ड का समझने के लिए ग्रेड वर्ड याद रखिए. जब अपग्रेड होते हैं तो क्वालिटी आगे बढ़ती है, जब डिग्रेड होते हैं तो क्वालिटी कम होती है, यानी कि मिट्टी की क्वालिटी में कमी आना. और कंजर्वेशन क्या होता है, उसको संचय करना. सॉयल इरोजन. सॉयल इरोजन का मतलब आप जानते हैं मिट्टी का कटाव. एंड डिप्लीशन, और मिट्टी का हट जाना. डिप्लीशन का मतलब होता है हट जाना. आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉयल एज ए रिसोर्स. ये मिट्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां, या थ्रेट का मतलब है चुनौती. बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉयल. आदमी भी और साथ में नेचुरल फैक्टर भी सॉयल के डिग्रेडेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं. फैक्टर्स विच लीड टू सॉयल डिग्रेडेशन. अब वो फैक्टर जिनसे कि मिट्टी का डिग्रेडेशन होता है वो है डिफॉरेस्टेशन, वनों का खत्म हो जाना, ओवरग्रेजिंग, किसी जगह पर जानवरों के द्वारा ज़्यादा चरना, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स,
और पेस्टिसाइड, जैसे किसान खेतों में पेस्टिसाइड यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उससे भी क्वालिटी खराब होती है, डिग्रेडेशन होता है। रेन वॉश, बारिश के साथ बह के चले जाना मिट्टी का। लैंडस्लाइड, जमीन का सरक जाना, आजकल तो बरसात हो रही है तो बहुत लैंडस्लाइड हो रही है, आप फोटो पिक्चर में, टीवी में, न्यूज में भी देख सकते हैं कि कैसे जमीन खिसक के कहां से कहां जा रही है। एंड फ्लड्स और बाढ़, ये सारे कारण हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि सॉयल की क्वालिटी खराब क्यों होती है, डिग्रेडेशन क्यों होता है, उसके कारण ये हैं। सम मेथड्स ऑफ सॉयल कंजर्वेशन, अब मिट्टी को बचाएं कैसे, कंजर्व कैसे करें, उसके तरीके हैं ये। मल्चिंग, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ। जो प्लांट्स के बीच में खाली जगह बचती है ना, उसे बेयर ग्राउंड कहेंगे, उसको तिनके जैसे ऑर्गेनिक मैटर से ढक दिया जाता है। इट हेल्प टू रिटेन सॉयल मॉइस्चर, इससे क्या होता है, मिट्टी की नमी बनी रहती है। फिर है कॉन्टोर बैरियर्स, स्टोन, ग्रास, सॉयल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टोर्स। कॉन्टोर का मतलब अगर मैं क्या बताऊं आपको, बॉर्डर होता है एक तरीके से, कोई भी जमीन होगी उसका बॉर्डर तो होगा ना, तो उसके बॉर्डर पे पत्थर रख देते हैं, ग्रास उगा देते हैं, मिट्टी से रोक बना देते हैं, तो इन्हें कहते हैं कॉन्टोर्स। इससे भी मिट्टी का बहना रुक जाता है, मिट्टी बच जाती है। ट्रेंचेस, ट्रेंच कहते हैं खाई को, आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। खाई से मतलब बहुत ज्यादा गहरी खाई नहीं है, थोड़ी सी गहरी नाली टाइप बना देते हैं ताकि उसमें पानी इकट्ठा हो सके। फिर है रॉक डैम, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। रॉक्स को ढेर लगाया जाता है, पाइल का मतलब ढेर लगाना, ताकि वाटर का फ्लो स्लो हो जाए। दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉयल लॉस। गलीज का मतलब होता है जब पानी बहता है, आपने देखा होगा मिट्टी में पानी बह रहा है तो एक नाली सी बन जाती है, जिस जगह पानी बह रहा है उस जगह पर गहरी हो जाती है, इसे गली कहते हैं। तो इससे गली नहीं बनती है और इन गली में से मिट्टी भी बह के चली जाती है, तो जो सॉयल का लॉस है वो कम हो जाता है। टेरेस फार्मिंग है, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स, चौड़ी चौड़ी फ्लैट सीढ़ियां सी बनाई जाती हैं। ये देख रहे हैं ना आप, सीढ़ियां पहाड़ों पे ज्यादा होता है, हिली एरियाज में, और ये इन्हें टेरेस भी कहते हैं। आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप, जो ढलान होता है ना वहां पर, वैसे वहां पर ये ऐसी ऐसी सीढ़ियां सी बना देते हैं। टू सो दैट फ्लैट सरफेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, ताकि जो फ्लैट एरिया है वहां पे क्रॉप्स को उगाते हैं। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। इससे क्या होता है कि जो एकदम से पानी बह के आएगा वो एकदम से बहता नहीं है, वो जो ये स्टेप्स बनाते हैं यहाँ पे ठहर जाता है। तो ये भी सॉइल इरोजन का एक तरीका है, क्योंकि जब पानी नहीं बहेगा तो मिट्टी भी कम बहेगी, मिट्टी तो पानी के साथ ही बहती है ना। अब है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है एक दूसरे में क्रॉप उगाना। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज। जैसे रो बनाई आपने, ये एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये बनाई, तो अलग अलग रो में अलग अलग फसल उगाएंगे, इसमें अलग उगाएंगे, इसमें अलग उगाएंगे, इसमें अलग तरह की। आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। तो क्या होता है, मान लिया आपने एक फसल काटी तो दूसरी तो खेत में रहती है ना सारी, ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी फसलें एक साथ पकेंगी, तो इससे मिट्टी नहीं बहती है। इसके बाद है कॉन्टोर प्लॉइंग, प्लॉइंग पैरेलल टू द कॉन्टोर ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। जो आगे वाला हिस्सा होता है उसे थोड़ा सा ऊंचा बनाते हैं तो पानी एकदम से बह के नहीं जाता है। अब है शेल्टर बेल्ट्स। ये शेल्टर बेल्ट्स का एग्जांपल है। इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, ये उसी जगह होता है जहां समुद्री एरिया होता है, समुद्र के किनारे वाला एरिया, और ड्राई रीजन होता है। रोज और ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। बॉर्डर पे ऐसे बहुत सारे ट्री लगा देते हैं, तो ये जब हवा चलती है तेज तो उस वजह से वहां पर हवा के साथ मिट्टी नहीं उड़ती है, इसे कहते हैं शेल्टर बेल्ट्स। एक्टिविटी दिखाइए, इसको अपने आप करके भी देखिए आप घर में। आप 2 ट्रे लीजिए, एक ए और एक बी, सेम साइज की होनी चाहिए। मेक 6 होल्स एट वन एंड ऑफ दीज ट्रेज।
और इनके 6 इनमें होल बना दीजिए, जो इनका सीरा है। देन फिल देम विद द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल, फिर उसमें मिट्टी भरिए, बराबर मिट्टी भरनी है। लीव द सॉइल इन ट्रे, छोड़ दो मिट्टी को। ए बेयर वाइल सो व्हीट और राइस ग्रेन्स इन ट्रे बी, अब जो ट्रे बी है इसमें आप बीज बो दीजिए, या तो व्हीट के या फिर राइस के। व्हेन द ग्रेन इन ट्रे बी हैज ग्रोन ए फ्यू सेंटीमीटर हाई, और जब कुछ सेंटीमीटर के ये प्लांट आपके उग जाएंगे, प्लेस बोथ द ट्रेज इन सच ए वे, दोनों प्लेट को ऐसे रखो कि ढलान बन जाए, स्लोप बन जाए। पोर 1 मग ऑफ वाटर फ्रॉम द सेम हाइट इनटू ईच ट्रे, हर एक ट्रे में सेम हाइट से पानी डालना है मग लेके। कलेक्ट द मडी वाटर दैट ट्रिकल्स डाउन द होल्स ऑफ बोथ द ट्रेज, अब दोनों ट्रे से पानी आ रहा है, उसे कलेक्ट कर लीजिए अलग अलग कंटेनर्स में। एंड कंपेयर हाउ मच सॉइल इज वॉश्ड आउट ऑफ ईच ट्रे, अब ये कंपेयर कीजिए कि दोनों में से कितनी सॉइल बह के आई है। तो आप देख रहे हैं जिसमें प्लांट्स है उसमें कम सॉइल आई है, और जिसमें प्लांट नहीं है उसमें ज्यादा सॉइल बह के आई है। वाटर इज ए वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। वाइटल का मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिन्यूएबल जो पूर्ति जिसकी होती रहती है, बारिश आती है फिर दोबारा से जो खत्म होता है वो भर जाता है, तो ये नेचुरल रिसोर्स है, रिन्यूएबल। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, जो धरती पहले भी आप जानते हैं 3/4 हिस्सा, यानी कि लगभग 70.1% हिस्सा वाटर से कवर है धरती का। इट इज देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, इसीलिए हमारी अर्थ को वाटर प्लैनेट कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. 3.5 बिलियन साल पहले जिंदगी शुरू हुई थी सी के अंदर। इवन टुडे द ओशन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, और आज भी धरती के सरफेस को 2/3 ओशन ही कवर किए हुए हैं। एंड सपोर्ट ए रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ, और वहां पे बहुत ज्यादा वेराइटी के प्लांट हैं, एनिमल लाइफ है सी के अंदर। द ओशन वाटर इज हावेवर सलाइन, सलाइन का मतलब क्या होता है, नमकीन, सॉल्टी। जो ओशन का वाटर होता है, सी वाटर होता है, वो नमकीन होता है। एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कंजम्पशन से मतलब होता है यूज, और आदमी के यूज के लायक नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%, जो फ्रेश वाटर है जिसे हम पी सकते हैं वो कितने परसेंट है, केवल 2.7% है, ये लिखा है यहाँ पर। Nearly 70% of this occurs in ice sheets and glacier in Antarctica, Greenland and mountain region. और इस 2.7 का भी जो 70% है वो तो अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, माउंटेन के ऊपर जमा हुआ है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल, इनएसेसिबल का मतलब वहां पहुंच नहीं सकते, उस पानी को यूज नहीं कर सकते। Only 1% of fresh water is available and fit for human use, केवल 1% पानी हमारे पीने के लिए, हमारे यूज के लिए ही अवेलेबल है। इट इज फाउंड एज ग्राउंड वाटर, और ये कौन सा है, जो जमीन के नीचे है। एज सरफेस वाटर इन रिवर्स, रिवर्स में है, एंड लेक्स में, एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, और यह एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है ना, जो बारिश बन के फिर गिरता है, वो है बस। फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन अर्थ, अगर धरती पे कोई सबसे बहुमूल्य चीज है, प्रीशियस का मतलब होता है बहुमूल्य, तो वो है फ्रेश वाटर। वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, अब क्यों है भाई इतना अनमोल ये, क्योंकि पानी को ना तो तुम कम कर सकते ना ही ज्यादा कर सकते हो, ना बना सकते हो। इट टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इसका जो टोटल मात्रा है वो निरंतर उतनी रहती है। इट्स एबेंडेंस, एबेंडेंस का मतलब होता है अधिकता, अगर मान लीजिए इसकी कहीं पर अधिकता है, ओनली सीम्स टू वेरी, वो भी अलग अलग दिखेगी, बिकॉज इट इज इन कॉन्स्टेंट मोशन, लगातार ये चलता ही रहता है। साइकिलिंग थ्रू द ओशन, ओशन में इसकी साइकिलिंग होती रहती है। साइकिलिंग से मतलब क्या है, वाटर साइकिल जो आपने पढ़ा होगा कि एवापोरेट होके ऊपर जाता है आसमान में, क्लाउड बनता है, बारिश होके फिर नीचे आता है, तो ये वाली साइकिल चलती रहती है। द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन
प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। कुछ तो एवापोरेट होकर बारिश के रूप में आता है, कुछ फिर बह के चला जाता है, समुद्रों में वापस चला जाता है। दिस एज यू ऑलरेडी नो इज रेफर टू एज द वाटर साइकिल। देखिए यहाँ पे फैक्ट लिखा है, ए ड्रिपिंग टैप, अगर कोई पानी आपकी टैप टोटी टप 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 कर रही है पानी में, तो 1200 लीटर्स ऑफ वाटर एक साल में वेस्ट हो जाता है। ह्यूमंस यूज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर not only for drinking and washing but also in the process of production। आदमी ही सबसे ज़्यादा वाटर यूज करते हैं, केवल पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए ही नहीं, बल्कि जो वो प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, उसमें भी वाटर चाहिए होता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए चाहिए, इंडस्ट्रीज में चाहिए, जेनेटिक इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए चाहिए थ्रू रिजर्वर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूसेज। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। राइजिंग डिमांड फॉर फूड, फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है। एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होता जा रहा है। राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, और जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ता जा रहा है। आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। इसीलिए फ्रेश वाटर की सप्लाई में कमी आती जा रही है। ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज फॉर वाटर पोल्यूशन, और वाटर पोल्यूशन, या तो जो वाटर रिसोर्सेज है वो सूख गए हैं, और या फिर वाटर वहां पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है। तो कारण क्या है? ये है कारण, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद करिए, आप याद रखिए। और यूजेस क्या क्या हैं ये यहाँ पे लिखा है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये टेबल बनाई हुई है यहाँ पर कि एक आदमी कितना वाटर यूज़ करता है। ड्रिंकिंग में पर डे 3 लीटर, कुकिंग में 4 लीटर, बेदिंग में 20 लीटर, फ्लशिंग जो हम आप जाते हैं आप टॉयलेट के लिए 40 लीटर, वॉशिंग कपड़े धोने में 40 लीटर, वॉशिंग यूटेंसिल्स बर्तन धोने में 20 लीटर, गार्डनिंग में 23 लीटर है। 150 लीटर एक आदमी यूज़ करता है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, अब वाटर के मिलने में प्रॉब्लम क्या आती है? देयर इज स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन में स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? कमी, पानी की बहुत कमी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए यानी कि अमेरिका, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर, पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया, इतने सारे कंट्रीज हैं, आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। इन सब जगह, इन सारी कंट्रीज में फ्रेश वाटर की सप्लाई की कमी है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्रॉट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्केर्सिटी, और वो कंट्रीज जो क्लाइमेटिक जोन में रहते हैं वहाँ पर ड्रॉट का मतलब क्या होता है? सूखा। वह सूखे के कारण पानी की कमी की बहुत बड़ी समस्या रहती है। 10 वाटर शॉर्टेज में बी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन, इसलिए जो वाटर शॉर्टेज है वो जो सीजन में रेन आती है उसकी कमी के कारण, प्रेसिपिटेशन की कमी के कारण भी वाटर शॉर्टेज हो सकती है। और द स्केर्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है अधिक यूज। कॉन्टिमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और कॉन्टिमिनेशन का मतलब होता है पोल्यूशन, यानी कि जो पानी के सोर्सेज हैं, रिवर हैं, लेक हैं, उनमें पानी दूषित हो गया है, पोल्यूटेड हो गया है, ये भी समस्या है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर सोर्स इज ए मेजर प्रॉब्लम, कि आपको क्लीन वाटर मिले, पर्याप्त मात्रा में मिले, ये मेजर प्रॉब्लम है आज दुनिया के सामने। अभी आपने दिल्ली का हाल देखा, जब बारिश आने से पहले दिल्ली में कितनी वाटर शॉर्टेज थी। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस dwindling का मतलब होता है कम होते हुए, डिक्रीजिंग, इवन दो वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, यद्यपि वाटर रिन्यूएबल सोर्स से खत्म हुआ फिर बारिश आती है, भर जाता है। इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक्स इट अनफिट फॉर यूज, लेकिन इसके ज़्यादा यूज़ करने से या इसका पोल्यूशन हो जाने से फिर ये यूज़ के लायक नहीं रहता।
डिस्चार्ज ऑफ कैसे ये पोल्यूशन इसमें होता है, पोल्यूटेड पानी कैसे होता है? डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज अब जाते हैं ना, जो टॉयलेट्स में से आपका गंद जाता है उसे सीवेज कहते हैं। तो उसको मान लीजिए उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ या कम किया, उससे पोल्यूशन होता है। एग्रीकल्चरल केमिकल्स, जो खेती में केमिकल्स यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस का मतलब होता है टॉक्सिक वेस्ट, यानी कि जहरीला वेस्ट जो फैक्ट्रियों में से निकलता है, कूड़ा कचरा, उसको वाटर बॉडीज में डाल देना। ये दो मेन कारण हैं पानी को पोल्यूट करने के। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, इसकी वजह से वाटर में नाइट्रेट आ जाता है, मेटल्स आ जाते हैं और पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब इसका मीनिंग देखिए, पहले बायोडिग्रेडेबल का देखिए। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जब कोई चीज मिट्टी में पहुंचती है वो मिट्टी बन जाती है, तो वो है बायोडिग्रेडेबल। आप कोई कागज डालिए, थोड़े दिन बाद वो गीला होके काला होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। लीव्स डालिए, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? प्लास्टिक डालिए, रैपर डालिए अब टॉफी का, वो वैसा का वैसे ही मिलेगा क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब हम इसका लाइन का मीनिंग देखते हैं। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। अभी जो केमिकल्स आपने पढ़े हैं कि फैक्ट्रियों से फेंके जाते हैं उसमें वाटर बॉडीज में, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, और पानी में मिलके आदमी के अंदर पहुंच जाते हैं। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सुटेबली। अब इसका हल क्या है कि जो भी वेस्ट फैक्ट्री से एफ्लुएंट्स फेंके जा रहे हैं वाटर बॉडीज में, उनका पहले ट्रीटमेंट किया जाए। प्लांट होते हैं जहाँ वाटर का ट्रीटमेंट होता है, उसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज, उन्हें वाटर बॉडीज में डालने से पहले। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ। जो फॉरेस्ट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो पानी के बह के चले जाने को रोकते हैं। रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, रिप्लेनिश का मतलब होता है रीफिल, दोबारा से भर देना। और जो अंडरग्राउंड वाटर होता है जमीन के नीचे, जब वो जमीन में तो सोख के पानी अंदर जाता है ना, तो दोबारा से वहाँ पानी की सप्लाई पूरी हो जाती है जितना होता अंदर। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड। एक और ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, पानी का संचय कैसे करें वाटर कंजर्वेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग कैसे होती है कि रेन वाटर को इकट्ठा करते हैं छतों पर, फिर वो पाइप से जमीन में नीचे पहुंचाया जाता है टैंक में, तो वो वाटर बाद में यूज कर सकते हैं, उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। टू सेव सरफेस रन ऑफ, ये पानी को हम भागने नहीं देते कि बह के चला जाए वो। द कैनाल्स यूज फॉर इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेज बाय वाटर सीपेज। दूसरा है कि कैनाल जिनसे सिंचाई की जाती है वो ठीक प्रकार से लाइंड होनी चाहिए ताकि वाटर लॉस ना इधर उधर बह के ना चला जाए। तीसरा है स्प्रिंकलर्स, ये स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरीगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेज। स्प्रिंकलर से ये देख रहे हैं ना आप, वाटर लॉस कम होता है, सब जगह बराबर पानी मिल जाता है, उसमें ना तो सीपेज और एवापोरेशन कम होता है। इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ एवापोरेशन, जहाँ ड्राई रीजन है, गर्मी ज़्यादा होती है, पानी जल्दी से एवापोरेट हो जाता है। ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन इज वेरी यूजफुल। वहाँ पे ड्रिप और ट्रिकल यानी कि बूंद बूंद करके पानी गिराया जाता है। ड्रिप कहते ही पानी के बूंद टपकने को। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरीगेशन। इस प्रकार से अगर इरीगेशन के सिंचाई के तरीकों को अपनाया जाए तो आप वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। और जो दुनिया में वाटर को लेके त्राहिमाम बची रहती है जब गर्मियां आती हैं, तो उस समस्या को काफ़ी हद तक सॉल्व किया जा सकता है। आगे का जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, वो थर्ड पार्ट में पढ़ाएंगे और उसमें लेसन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।